हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीए दिनेश तलरेजा फ्रॉम डेबिट गुरु। आज हम ब्रेक इवन चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उसके ऊपर कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो आपकी कमिंग एग्जाम्स के लिए आपको आई होप कि आपको हेल्पफुल रहे। सो स्टार्टिंग विद द ब्रेक इवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रेक इवन होता क्या है? ब्रेक इवन आप ऐसे पॉइंट ऑफ सेल्स होता है जहां पर हमारा सेल प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं होता है, हमारी रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो जाती है। अब उसमें कॉस्ट के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट एंड अदर इज फिक्स कॉस्ट। एंड एज द नेम सजेस्ट कि जो वेरिएबल कॉस्ट रहती है वो आपकी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होती रहेगी। जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन ऊपर जाएगा वैसे वैसे मेरी वेरिएबल कॉस्ट ऊपर जाएगी। और फिक्स कॉस्ट आपके किसी भी लेवल ऑफ वॉल्यूम पर सेम रहती है। फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज विद चेंज इन वॉल्यूम। फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल हो सकता है रेंट, सैलरीज, डेप्रिसिएशन। वेरिएबल कॉस्ट में आती है आपकी रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड एंड सो ऑन। देन हम आते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन के ऊपर। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला होता है सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब पॉइंट ये है कि हम ये क्यों निकाल रहे हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने में हेल्पफुल रहता है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला रहता है फिक्स कॉस्ट फॉर टोटल गिवन पीरियड। लाइक अगर मैं एक महीने के ब्रेक इवन की बात करूंगा तो ये जो मैं फिक्स कॉस्ट लूंगा वो सिर्फ एक महीने की लूंगा। और अगर मैं ईयर की बात करूंगा तो फिक्स कॉस्ट जो मेरी रहेगी वो पर ईयर की रहेगी, लेकिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट सेम ही रहेगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। अब लाइक एक एग्जांपल है इसमें, एक में इन टोटलिटी बात हो रही है और एक में पर यूनिट वाइज बात हो रही है। अभी हमने ऊपर देखा कि आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकालना होता है, जिसके लिए हमको सेलिंग प्राइस ये $40 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दैट इज 29 ये आपको चाहिए रहती है। अब इस एग्जाम्पल में हमें वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जो दो उसके सब कंपोनेंट्स दिख रहे हैं दैट इज प्रोडक्शन एक्सपेंसेस एंड आल्सो सेलिंग एक्सपेंसेस। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस $25 पर यूनिट है, सेलिंग एक्सपेंसेस $4 पर यूनिट है। अगर आपको क्वेश्चन में ये डाटा नहीं दिया हुआ है तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर मैं आपको ये इन टोटल दे देता और आपको मैं इसके ऊपर जाने को बोलता तो आप टोटल को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। लाइक अगर मैं आपको $40 पर यूनिट का अमाउंट नहीं देता तो आपको करना था, ये है 2 करोड़ 40 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, तो आपका आ जाता $40 पर यूनिट। और सेम केस 1 करोड़ 50 लाख और 24 लाख को आपको सेम वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ता, दैट इज 6 लाख यूनिट। उससे आपके पास 25 एंड 4 रिस्पेक्टिव कॉस्ट आ जाती है, वेरिएबल कॉस्ट। उसको ऐड कर करके हम पहुंचेंगे $29 पर। अब ऊपर हमने फॉर्मूला देखा था कंट्रीब्यूशन मार्जिन का। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला होता है सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरा निकला 40 माइनस 29 दैट इज $11 पर यूनिट। उसके बाद हमें इस क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट फॉर गिवन पीरियड, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट हमने निकाल दिया है 11। अब आपको चाहिए फिक्स कॉस्ट जो क्वेश्चन में इटसेल्फ गिवन है 32 लाख
and 12 lakh, adding up to 44 lakhs. तो आपका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट था 11, इसको आप रखेंगे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में रखेंगे फिक्स कॉस्ट को, दैट इज 44 लैक्स। तो ये जो मेरा लेवल ऑफ सेल्स आया, ये आया है यूनिट्स में। 4 लाख यूनिट मेरी ब्रेक इवन सेल्स है, ब्रेक इवन पॉइंट है। इसका मतलब अगर मैं 4 लाख यूनिट अगर मैं सेल करता हूँ एट $40 पर यूनिट, और उनके ऊपर मैं कॉस्ट लगाता हूँ 25 और $4 पर यूनिट, अलॉन्ग विथ फिक्स कॉस्ट 44 लैक्स, तो मेरा जो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा वो जीरो रहेगा। नो प्रॉफिट नो लॉस। आई होप ये सॉल्यूशन देख करके आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको मिलेगा कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एज वेल एज इन वैल्यू। तो ये जो मैंने आपको दिखाया 4 लाख यूनिट्स थी। अब अगर इसको सेम क्वेश्चन को अगर मैं ब्रेक इवन सेल्स निकालने जाऊंगा इन वॉल्यूम, इन सॉरी इन वैल्यू, तो मुझे सिर्फ एक काम करना होगा, जो मेरी ब्रेक इवन सेल्स आई है इन यूनिट, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस से, जो है $40 पर यूनिट। तो 4 लाख इंटू $40, दैट कम्स टू 160 लाख और 1 करोड़ 60 लाख। तो मेरा जो ब्रेक इवन सेल्स है इन वैल्यू, वो आपका रहेगा 1 करोड़ 60 लाख। उसके बाद आप आते हैं सेकंड फॉर्मूला पर, दैट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो का मतलब होता है सेल्स का कितना परसेंट मेरा कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं आपसे ऊपर बात करूं तो मेरी सेलिंग प्राइस है 40 और मेरा कंट्रीब्यूशन है 11। तो अगर इस क्वेश्चन का मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो निकालने जाऊंगा तो वो रहेगा 11/40 × 100, जो कि आप देखोगे नीचे एग्जाम्पल में सॉल्व करा हुआ है। 11 डिवाइडेड बाय 40 into 100, this comes to 27.5%। अब इसको भी आप फॉर्मूले में अगर पुटअप करना चाहोगे ब्रेक इवन पॉइंट के, तो जो अभी हमने ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, और मैंने अभी आपको बताया था ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू का फॉर्मूला होता है ये जो आपने यूनिट निकाला इनटू सेल्स वैल्यू, उसका एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। ये आप देखोगे 44 लाख आपकी फिक्स कॉस्ट थी जो कि सेम रही है, और ये डिवाइड कर दिया 27.5% से, दैट कम्स टू 1 करोड़ 60 लाख। और अगर हम पुराने वाले फॉर्मूले से चलते हैं जो कि है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस, तो 4 लाख इंटू 40, दैट इज 1 करोड़ 60 लाख। हम तो ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू के दो फॉर्मूले हो गए। या तो आपके पास यूनिट का जो ब्रेक इवन है उसमें आप एसपी इंटू कर देंगे, या फिर आप फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कर देंगे। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। आई होप ये दोनों एग्जाम्पल देख करके आपको एटलीस्ट ये समझ आ गया कि ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपकी ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। और ब्रेक इवन को हम दो वेरिएबल्स में डिनोट कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट है यूनिट्स, जो हमने ऊपर देखा 4 लाख यूनिट्स, या फिर 1 करोड़ 60 लाख इन रुपीज। उसके बाद हम आते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक्चुअल मतलब क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि अगर मेरी ब्रेक इवन पॉइंट 6000 यूनिट है और मेरी एक्चुअल सेल्स है जो वो है 8000 यूनिट, तो मेरे बिजनेस में मैं कितना सेफली अपना टर्नओवर चला रहा हूँ,
दैट मीन्स दिस कम्स टू 2000 यूनिट की मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है 6000 और मेरी सेल्स है 8000, तो मैं ब्रेक इवन के ऊपर 2000 यूनिट हूँ। बहुत इजी सा फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन वॉल्यूम इन यूनिट्स। और अगर इसी चीज को हमें परसेंटेज में निकालना रहा तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट इज 2000 यूनिट्स divided by actual sales that was 8000 units into 100 that will be 25% as per my example जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करा। अब हम इस रिटर्न एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। हमारी जो ब्रेक इवन सेल्स थी, एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स इज इक्वल टू ये वो वाला फॉर्मूला है जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास अगर हमें सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम यूनिट्स इनटू एसपी करेंगे, और अगर हम उल्टा चलेंगे सेल्स को एसपी से निकालेंगे तो हमें यूनिट्स निकल जाएंगी। तो हमारे पास सेल्स थी 2 करोड़ 40 लाख ऊपर वाले एग्जाम्पल में, सबसे फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो हमारी जो सेल्स है दैट इज 2 करोड़ 40 लाख, और उसका अगर हम निकालने जाएंगे पर यूनिट जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 40, ये हम 40 ये रहा, 2 करोड़ 40 लाख ये रहा, उससे हमारी यूनिट्स आ गई 6 लाख। इसका मतलब जो मेरी सेल्स वॉल्यूम है वो इन रुपीज तो 2 करोड़ 40 लाख है और यूनिट्स में 6 लाख है। ब्रेक इवन हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि था 4 लाख। तो अगर अब मेरे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना रहेगा तो मैं 6 लाख माइनस 4 लाख कर दूंगा, दैट कम्स टू 2 लाख यूनिट्स। लेकिन अगर इसी का मैं परसेंटेज निकालने जाऊंगा तो 2 लाख दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स जो कि था हमारा 6 लाख इंटू 100 दैट कम्स टू 33.33%। तो आपके पास क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट जो होगी वो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि मुझसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में पूछा है या परसेंटेज में पूछा है। यूनिट्स में पूछा है तो आप एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन वॉल्यूम करेंगे, और अगर आपको परसेंटेज में पूछा है तो ये पहला स्टेप तो करना ही करना है, दैट इज एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स इनटू 100। आई होप कि ब्रेक इवन वाला कंसेप्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला कंसेप्ट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज एंड ब्रेक इवन इन वैल्यूज, ये चारों कंसेप्ट आपको क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज होता क्या है? फर्स्टली अगर आपको किसी भी टर्मिनोलॉजी का इंटरप्रिटेशन देखना हो सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला देखना चाहिए। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। जिन जिन स्टूडेंट्स को ईबीआईटी का मतलब नहीं पता है, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो आपका जो नेट प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसमें जब आप ऐड कर देंगे इंटरेस्ट और टैक्स तो आप पहुंच जाएंगे ईबीआईटी के ऊपर, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, फिर मैं आपको इसके इंटरप्रिटेशन के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट सिनेरियो में आपके पास है कि आपने 1000 यूनिट्स बेची, सेकेंड सिनेरियो में आपके पास है कि आपने 1400 यूनिट्स बेची। आप अगर इसका परसेंटेज निकालने जाओगे दैट विल बी 40%। 1000 के बदले अगर मैं 1400 यूनिट बेचूंगा तो जो मेरा इंक्रीज है इन सेल्स दैट इज 40%। अब आपको जाना है, अच्छा ये जो आया है ये आया है आपका इन यूनिट्स एज वेल एज इन सेल्स वॉल्यूम।
क्योंकि हमने सेम रेट पे बेचा है, तो 1000 का 10,000 हो गया, 1400 का 14,000 हो गया। अगर आप इसका भी परसेंटेज निकालने जाएंगे तो 40% ही आएगा। ठीक है। अब अपन आते हैं ईबीआईटी के ऊपर। ईबीआईटी यहाँ पर मेरा 2000 था, यहाँ पे मेरा 3200 हो गया। तो ये कितना परसेंट चेंज हुआ है, ये आप कैसे निकालेंगे? ये आपका निकलेगा 60%। आप इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? 2000 का 60% होता है 1200। तो मैंने ये देखा कि 2000 से 3200 हो गया, दैट मीन्स 1200 इंक्रीज हो गया है। 1200 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, वो आपका आएगा 60%। तो हमारा फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हमारा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी आया है 60%, और हमारा परसेंटेज चेंज इन सेल्स आया है 40%। तो आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज जो निकलेगा वो निकलेगा 60 डिवाइडेड बाय 40, दैट इज 1.5। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर मैं 40% से सेल बढ़ा रहा हूँ अपनी, तो मेरा जो ईबीआईटी है वो 60% से बढ़ जाता है। इसका मतलब हर 1 रुपए कमाने पर, हर 1 रुपए की सेल ज्यादा करने पर मेरा जो प्रॉफिट में इंक्रीज इन परसेंटेज आ रहा है, दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ सेल्स। अब आप एक यहाँ पर स्टेटमेंट देखेंगे, व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट इज जीरो, DOL is always 1, and whenever fixed cost is not equal to 0, DOL will always be greater than 1। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जब भी एक कंपनी में सेल्स करते हैं, वो कवर करती है तीन चीजें। एक होती है आपकी फिक्स कॉस्ट, दूसरी होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, थर्ड होती है आपकी अर्निंग, जिसे हम अभी EBIT बोल रहे हैं। अब अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट 0 है, इसका मतलब ये होगा जितनी भी मैं सेल करूंगा, जितना भी मैं कंट्रीब्यूशन कमाऊंगा, वो सेल के बराबर आ जाएगा, क्योंकि वो हमारी जो सेल रहेगी वो आपको फिक्स कॉस्ट नहीं कवर करेगी, वो डायरेक्ट ही डायरेक्ट आपका वेरिएबल कॉस्ट और अर्निंग कवर करेगी। ये आप देखेंगे फॉर्मूला, DOL इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। कॉन्ट्रीब्यूशन आपका आएगा सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, EBIT आएगा आपका सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। तो अगर फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट 0 हो गया, तो न्यूमरेटर में आपका बचा सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, डिनोमिनेटर में बचा सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। लेकिन फिक्स कॉस्ट तो 0 है, तो डिनोमिनेटर में भी आपका बचा सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसलिए कभी भी अगर फिक्स कॉस्ट 0 होती है, तो आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज विल बी 1। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर द फॉलोइंग।
सेल्स आपको दी हुई है। अच्छा, हमें फॉर्मूलेज याद करने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर तो आपको एग्जाम्पल के ठीक ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन आपको ये फॉर्मूलेज बिल्कुल बाय हार्ट लर्न करने पड़ेंगे। तो DOL इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन बाय EBIT, और अभी हमने ऊपर देखा था कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये आपको दिख रहा है 8, ये आपको दिख रहा है 4। तो हमारा कंट्रीब्यूशन जो आएगा वो आएगा 4 लाख टोटल में, और अगर मैं पर यूनिट की बात करूंगा तो वो आएगा 8 - 4, दैट इज ₹4। EBIT, EBIT का अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था। खैर वो दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आपका होता है फिक्स कॉस्ट। तो सॉरी, इसमें फिक्स कॉस्ट में इन्होंने दूसरे तरीके के भी नेचर लिए, दूसरे नेचर के भी फिक्स कॉस्ट लिए हुए हैं। ऑल दो इंटरेस्ट और टैक्सेस आपका फिक्स कॉस्ट ही रहता है। टैक्स को एकदम फिक्स नहीं मान सकते हैं क्योंकि दैट इज डिपेंडेबल ऑन प्रॉफिट। लेकिन आपका जो इंटरेस्ट होता है, फॉर एग्जांपल मैंने 5 lakhs का लोन ले रखा है, तो मैं प्रोडक्शन करूं नहीं करूं, सेल्स करूं नहीं करूं, उसका मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन in this example we are only concerned about interest and taxes, जो इस fixed cost में included नहीं है। These are separate fixed costs। DOL का फॉर्मूला है contribution divided by EBIT। contribution हमें यहाँ क्लियर दिख रहा है 4 लाख है, EBIT हमें यहाँ क्लियर दिख रहा है 1,20,000 है। तो DOL आ गया आपका 3.33। अब इसका इंटरप्रिटेशन देखिए आप। It means for every 1% increase in sales, EBIT would increase by 3.33%. Note: DOL always decreases with increase in units for a given fixed cost, and for a given number of units, DOL will increase with increase in fixed cost. तो जितना ज़्यादा DOL आपका बड़ा है, उतना ही ज़्यादा बर्डन है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट का। ये है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का इंटरप्रिटेशन। जितना ज़्यादा DOL, उतनी ज़्यादा फिक्स कॉस्ट की बर्डन है सेल्स के ऊपर। अभी आप अगर देखेंगे 8 लाख की अगर मैं सेल कर रहा हूँ, तो उसमें 2,80,000 का फिक्स्ड कॉस्ट है। इसका मतलब सेल का 33.33% आपका जो है वो आपकी फिक्स कॉस्ट है। हम इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। 2,80,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख, ये आपका क्लोज टू 35% आता है। आप भी एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा प्लीज अपने कैलकुलेटर्स पर। तो ये होता है आपका DOL। इसका फॉर्मूला प्लीज याद कर लीजिएगा, बहुत इजी है एंड इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। उसके बाद हम आते हैं फाइनेंशियल लेवरेज के ऊपर। जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज का मैंने आपको इंटरप्रिटेशन बताया कि कंपनी के ऊपर कितना फिक्स कॉस्ट का बर्डन है। फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब होता है कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट का कितना बर्डन है। इसलिए आप देखेंगे ऊपर हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर रहे थे तो EBIT आ रहा था। अब हम नीचे आप देखेंगे कि इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स आएगा। लेकिन अब फाइनेंशियल लेवरेज समझने के पहले हमें कुछ 3-4 टर्मिनोलॉजी समझने की हेल्प, उस फाइनेंशियल लेवरेज को कंप्लीटली समझने के लिए हमें कुछ 3-4 टर्मिनोलॉजीज की हेल्प लगेगी। जो है फर्स्ट, डेट रेशो। सेकंड, डेट इक्विटी रेशो। आपने 12th में डेट इक्विटी रेशो तो पढ़ा हुआ है। डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी इज डेट इक्विटी रेशो। डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इक्विटी का मतलब होता है ओनर्स फंड, जिसमें
शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, अदर रिजर्व, सारे तरीके के रिजर्व्स आ जाते हैं। उनको जब हम डिवाइड करते हैं, दैट इज डेट इक्विटी रेशो। और डेट रेशो का क्या मतलब होता है? डेट रेशो का मतलब होता है रेशो ऑफ डेट टू टोटल कैपिटल। अगली टर्मिनोलॉजीज पर आते हैं, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, आपका आएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये भी 12th में था हमें। इसका मतलब होता है कि अगर मैं अपने इंटरेस्ट का कितना गुना प्रॉफिट कमा रहा हूँ। आप मानिए अगर मेरा इंटरेस्ट मेरा 1 है और मेरा EBIT 10 है, इसका मतलब मैं अपने इंटरेस्ट के 10 गुना EBIT कमा करके बैठा हूँ। इसका मतलब कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन कम है। लेकिन अगर EBIT 3 रुपए है, इंटरेस्ट 2 रुपए है, इसका मतलब कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट की लाइबिलिटी बहुत ज्यादा आ रही है कंपेयर टू देयर प्रॉफिट। हमें इसे प्रॉफिट के साथ कंपेयर करना पड़ता है। Interest coverage ratio is less than 1 means that earning before is lesser than interest of the company and hence cannot service its debt। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1 से छोटा है, 1 से छोटा तब आएगा जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा। इसका मतलब इंटरेस्ट आपका बड़ा हो जाता है EBIT से। तो आप अपने बिजनेस में उतना पैसा भी नहीं कमा रहे हो कि आपने जो लोन लिया है उसका आप इंटरेस्ट पेमेंट कर सको। इसका मतलब कंपनी एक डेट ट्रैप में फंस सकती है। उसके बाद आते हैं हम अर्निंग्स पर शेयर का कैलकुलेशन। अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेशन इज वेरी इजी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, या EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स भी हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के पास पहुंचा देता है। लेकिन आपको एक ये बात ध्यान रखनी है कि आप EBIT माइनस इंटरेस्ट करेंगे, उसके बाद उसमें से टैक्स माइनस करेंगे। से फॉर एग्जांपल मेरा 5 lakhs का EBIT है और मेरा इंटरेस्ट 1 lakh है, ये आ गया 4 lakh, और 30% इज माई टैक्स रेट। तो इसमें से आप माइनस कर देंगे 4 lakh का 30%, 1.20 lakh, जो आएगा आपका 2.8 lakh। या आप 4 lakh इंटू डायरेक्ट कर सकते हैं 1 माइनस टैक्स रेट। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा टैक्स रेट हम अज्यूम कर रहे हैं कि 30% है, तो 100 - 30% या 1 - 0.3 आएगा 0.7। तो अगर आप इंटरेस्ट माइनस करके 1 माइनस टैक्स रेट कर देंगे तो भी आप उसी फिगर के ऊपर पहुंच जाएंगे। 4 × 0.7 इज 2.8 लाख, जो हमने ऑलरेडी नीचे देख लिया। दोनों तरीके अवेलेबल हैं, जो आपको कंफर्टेबल फील हो आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं। ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अभी हमने ऊपर देखा कैसे आता है, EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट या माइनस टैक्स का फिगर। वैल्यू ऑफ इक्विटी आपकी रहती है डेट इक्विटी वाला इक्विटी, ओनर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम को जब हम ऐड करते हैं वो हमारा इक्विटी आता है। When debt is employed, there is an increase in EPS and ROE values। ये लेकिन सिर्फ उन्हीं कंपनीज के लिए ट्रू है जिनका प्रॉफिट काफी ज्यादा आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप डेट
उधार ज्यादा लेंगे मार्केट से तो आप शेयर कैपिटल आपका कम रखेंगे, शेयर कैपिटल कम रखेंगे तो नंबर ऑफ शेयर कम होंगे तो अर्निंग पर शेयर आपका ज्यादा आएगा, क्योंकि अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर डिनोमिनेटर में होते हैं। तो अगर मैंने नंबर ऑफ शेयर कम कर दिए तो बट नेचुरल अर्निंग पर शेयर आपका ज्यादा आ जाएगा, और अगर मैंने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए तो आपका अर्निंग पर शेयर कम आ जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके ऊपर। सपोज द मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म इज एक्सपेक्टिंग अ बिफोर टैक्स रेट ऑफ रिटर्न 24%। ये आप प्लीज इसको नोट करिएगा, बिफोर टैक्स रेट है ये। ओके, ऑन एस्टिमेटेड टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख, इसका मतलब 5 लाख के ऊपर 24%, 1,20,000 रुपये ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिफोर टैक्स। ये बिफोर टैक्स है ये। Find the EPS and ROE if it uses 75% debt and 25% equity to finance the assets। अब इसका ये मतलब हुआ कि ये जो आपका 5 लाख है, 5 लाख का 75%, दैट इज 3,75,000, ये आ रहा है आपका डेट से, ये आपने लिया है लोन पे, उधार पे। और जो बाकी का 1,25,000 है वो इन्होंने लिया है शेयर से। लेकिन 1,25,000 शेयर्स में वैल्यू में इन्होंने 12,500 शेयर ही बेचे हैं, इसका मतलब एक शेयर इन्होंने 10 रुपए का बेचा है। और जो इन्होंने इंटरेस्ट से डेट डेट लिया है दैट इज एट 15%। तो सबसे पहले इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 15% ऑफ 375 दैट इज 56,250। टैक्स रेट आपको इसमें 50% दिया हुआ है, तो EBIT आपका आता है 1,20,000, इंटरेस्ट आपका आता है 56,250, तो हम 1,20,000 इंटू 56,250 करेंगे, इंटू 1 - 0.5, जो हमने ऊपर 1 - 0.3 करा था, 1 - टैक्स रेट। तो इधर 1 - टैक्स रेट, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका EPS 2.55 आएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी का हमने फॉर्मूला देखा था, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, ये आ गई अर्निंग आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय इक्विटी 1,25,000। आपका रिटर्न ऑन इक्विटी इस क्वेश्चन के लिए 25.5%। अब फाइनेंशियल लेवरेज का इंटरप्रिटेशन, मैंने आपको ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए समझाया था। ऑपरेटिंग लेवरेज उस चीज का कैलकुलेशन है कि कंपनी के ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट की कितना ज्यादा रिस्क है। फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब होता है कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट का कितना ज्यादा रिस्क है। लेवरेज का मतलब रिस्क होता है। EPS and ROE would increase if ROI is greater than I, where ROI is return on investment and I is interest rate on debt। Very easy। अगर मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, मैं अपनी कंपनी में 15% कमा रहा हूँ और मुझे ब्याज पे 14% पे मिल रहा है, तो कंपनी के पास डेट के इंटरेस्ट चुका देने के बाद भी प्रॉफिट बच जा रहा है, तो उस कंपनी का जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो कम होगा। लेकिन अगर मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी कम हो जाता है इंटरेस्ट रेट से, इसका मतलब मैं उधार ले रहा हूँ 15% पे, कमा रहा हूँ 12%, जो कि कंपनी के लिए सही नहीं है, और वो कंपनी ज्यादा रिस्क पर रहेगी। EPS and ROE would decrease if ROI is less than interest। अनफेवरेबल केस जो मैंने आपको बताया 13, जिसमें हमारा 15% इंटरेस्ट ऑन डेट था एंड 13% ROI आ रहा था।
वेयर ROI इज इक्वल टू आई, इट विल बी कॉल्ड द न्यूट्रल केस। जहाँ पर मैं 15 कमा रहा हूँ और 15 पे लोन दे रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल केस। फ्रॉम अबव एग्जाम्पल कैलकुलेट डेट रेशो। डेट रेशो क्या था? डेट अपॉन टोटल कैपिटल। तो आपका टोटल कैपिटल हो गया 5 लाख, इक्विटी हो गया 1,25,000, डेट हो गया 3,75,000। डेट रेशो 375 डिवाइडेड बाय 5 लाख, दैट इज 0.75 और 75% जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। और आप इक्विटी रेशो निकालोगे तो वो आएगा 25%। लेकिन आप डेट इक्विटी निकालोगे, दैट इज 375 बाय 125, वो आ जाएगा 3। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो आएगा आपका EBIT अपॉन इंटरेस्ट। EBIT हमारा आया था 1,20,000, 5 लाख का 24%, और इंटरेस्ट आया था 56,250, तो ये बैठता है 2.13। अब इसका इंटरप्रिटेशन ये है, अगर कंपनी 1 रुपया इंटरेस्ट खर्चा कर रही है तो उसके बदले 2.13 रुपीज कमा रही है। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBI। ओके, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का हमारे पास फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। अब अच्छा, हमारे पास इसका दूसरा भी फॉर्मूला है, दैट इज EBIT डिवाइडेड बाय PBT। अब यहाँ पर EBIT वापस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है, PBT इज योर प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। अब हमारे पास यहाँ पर इसके लिए एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज गेटिंग बिफोर टैक्स रेट रिटर्न ऑफ 32%। ये आप ध्यान दीजिएगा प्लीज, बिफोर टैक्स रेट है। टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख, 2.5 लाख इसको मिला है शेयर कैपिटल से, और 2.5 लाख इनको जो हुआ है वो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, टैक्स रेट 50% है। और हमें जो कैलकुलेट करना है दैट इज DFL। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज EBIT डिवाइडेड बाय PBT। अब हमारा EBIT जो आएगा 5 लाख इंटू 32% आएगा, ये आप देखेंगे यहाँ, दैट कम्स टू 1,60,000। इंटरेस्ट 15% ऑफ 2,50,000, ये भी हमें यहीं पर दिख जाएगा, 15% इंटू 2,50,000, दैट कम्स टू 37,500। फॉर्मूला है EBIT डिवाइडेड बाय PBT, इसका मतलब 1,60,000 डिवाइडेड बाय 160 माइनस 37,500, दैट इज 1.306। इसका ये मतलब हुआ कि हमें हर 1.306 जो हम कमा रहे हैं उसमें से सिर्फ हमारे पास एक बच रहा है। इसका मतलब 0.306 हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है फॉर एवरी 1.306 अर्न। अब हम आ जाते हैं कंबाइंड लेवरेज के ऊपर। कंबाइंड लेवरेज का मतलब क्या होता है? एक आपको मैंने बताया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज था कि कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट कितना रिस्क डाल रही है कंपनी के ऊपर। DFL जो हमने पढ़ा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, उसका मतलब था एक कंपनी का इंटरेस्ट कमिटमेंट कितना रिस्क डाल रहा है कंपनी के ऊपर। अब अगर मैं पूरी कंपनी के रिस्क की बात करूंगा, दैट इज माय कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज कैसे आता है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। अब हमने देखा था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला था आपके पास परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज
परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और अभी हमने पढ़ा DFL का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। अब आप ये देखेंगे जब हम इसको इनटू करते हैं तो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इसको मानिए ये कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास फॉर्मूला बचा परसेंटेज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज इन सेल्स। या कंट्रीब्यूशन बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फर्म ए, बी, सी, इसका हमें ऑपरेटिंग लेवरेज भी निकालना है, फाइनेंशियल लेवरेज भी निकालना है और कंबाइंड लेवरेज भी निकालना है। जिसके लिए हमारे पास आउटपुट, इसका मतलब यूनिट दी हुई है, फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है और इंटरेस्ट एंड ऑल्सो सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो आप सबसे पहले आउटपुट इनटू एसपी कर टोटल सेल्स निकाल लेंगे। ओके, टोटल सेल्स की आपको जरूरत नहीं है तो भी आप निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जब हम इनटू करते हैं आउटपुट से तो हमारे पास आता है टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसको आप टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेकर कर भी चल सकते हैं। लाइक 60,000 इंटू 0.6 36,000, 60,000 इंटू 0.2 12,000, 36,000 माइनस 12,000 24,000। इसी पर पहुंचेंगे आप। तो यहाँ तो आप पर यूनिट वाइज चलिए या तो आप टोटल वाइज चलिए, आप 24,000 पर पहुंच जाएंगे। दैट इज योर टोटल कंट्रीब्यूशन। सेम केस हम सेम काम हम फर्म बी और फर्म सी के साथ करेंगे। हम पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू कर देंगे वॉल्यूम्स के साथ और हमारे पास आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। उसमें से हमारा माइनस होगा फिक्स कॉस्ट जो कि रिस्पेक्टिव 7,000, 14,000 एंड 15,000 है। इनको जब हम माइनस करेंगे तो आता है हमारे पास EBIT। EBIT में से माइनस होगा इंटरेस्ट जो एक्सप्रेसिवली यहाँ दिया हुआ है 4,000, 8,000 एंड 0। तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचता है 13, 3,500, 6,500। अब हमारे पास ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज के फॉर्मूलेस हैं। ये आप प्लीज, मैं आपको वापस रिमाइंड कराऊंगा। क्वेश्चंस इनके इजी आते हैं लेकिन आपको ये फॉर्मूलेस बाय हार्ट लर्न करना पड़ेंगे। ओके, तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। ये रहा आपका EBIT, ये रहा आपका कंट्रीब्यूशन। तो 24,000 डिवाइडेड बाय 17,000 1.41, 52,500 डिवाइडेड बाय 38,500 1.36 और 8,000 डिवाइडेड बाय 6,500 ये आ जाएगा आपका 1.23। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला है आपके पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दैट कम्स टू 1.31, 1.26 एंड 1। EBIT एंड PBT का डिवीजन 17 और 13,000, 38,500 डिवाइडेड बाय 3,500, 6,500, 6,500। फाइनेंशियल लेवरेज इस केस में 1 इसीलिए है क्योंकि आपका इंटरेस्ट 0 है और हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा था अगर हमारा इंटरेस्ट 1 होगा, इंटरेस्ट सॉरी 0 होगा तो आपका हमेशा फाइनेंशियल लेवरेज 1 आएगा। When there is no interest component in EPS would increase to DFL would be 1। और है कंबाइंड लेवरेज। अब आप एक काम कर सकते हैं, या तो इन दोनों को इनटू करिए और इसके ऊपर आ जाएंगे आप,
या हम एक और काम कर सकते हैं, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कंट्रीब्यूशन है आपके पास, ये आपके पास है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप इसको डिवाइड करेंगे तो भी आपका कंबाइंड लेवरेज ही आएगा। आई होप कि हमने अभी तक जितना भी पढ़ा आपको सब कुछ समझ में आया। एंड ऑल्सो इफ़ यू फील कि हम किसी एक चीज़ पर इम्प्रूव कर सकते हैं, देन प्लीज़ डू लेट अस नो via feedbacks and also your messages. And if at all I was of any help आपका एग्जाम्स अच्छा जाने के लिए, तो also please do let me know that. It would matter to me a lot.